नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रफाल को 137 करोड़ भारतीयों का नमस्कार। अंबाला में हुई लड़ाकू विमानों की लैंडिंग। जी हां दोस्तों, जिस पल का इंतजार देश को बरसों से था वो आखिरकार आ ही गया। रफाल का इंतजार खत्म हो चुका है। रफाल विमानों की हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग हो गई है। इससे पहले भारतीय वायु सीमा में 5 रफाल विमानों के घुसते ही युद्धपोत INS कोलकाता ने स्वागत करते हुए कहा, ये गर्व की उड़ान है, हैप्पी लैंडिंग। रफाल विमानों की लैंडिंग को देखते हुए अंबाला एयरबेस पर पुलिस ने सैन्य अड्डे के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी है। 5 रफाल विमानों की ऐतिहासिक लैंडिंग पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि इन बर्ड्स सुरक्षित तरीके से अंबाला में लैंडिंग हो गई है। करते हैं अगली खबर की तरफ। राम मंदिर भूमि पूजन के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी। अयोध्या के आसपास के जिलों में हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सभी जिलों में अलर्ट जारी कर सुरक्षा कड़ी करने को कहा गया है। खास तौर से अयोध्या के आसपास के जिलों में पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ी न होने पाए। इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के आसपास के जिलों अम्बेडकर नगर, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, अमेठी, बस्ती, बाराबंकी, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में 9 वरिष्ठ IPS अधिकारियों को भेजा है। प्रदेश के ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि भूमि पूजन के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी जिलों को सतर्क रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि खुफिया एजेंसियों की ओर से कोई पुख्ता सूचना नहीं है, फिर भी कहीं कोई चूक ना हो और कानून व्यवस्था संबंधी अथवा अन्य प्रकार की अप्रिय स्थिति ना पैदा हो, इसलिए अयोध्या के आसपास के 9 जिलों में वरिष्ठ IPS अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अमेठी में ADG अभियोजन आशुतोष पांडे, गोंडा में ADG यातायात अशोक कुमार सिंह, बहराइच में ADG PSC राजकुमार, सुल्तानपुर में IG फायर विजय प्रकाश, अम्बेडकर नगर में IG प्रतिशारद पीयूष मोडिया, बस्ती में IG बस्ती रेंज AK राय, बाराबंकी में IG भर्ती बोर्ड विजय भूषण, महाराजगंज में DIG चंद्र प्रकाश द्वितीय और सिद्धार्थनगर में DIG प्रशासन RK भारद्वाज की तैनाती की गई है। इन अधिकारियों को अपने पर्यवेक्षण में अचूक सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने 29 जुलाई की शाम से 6 अगस्त की सुबह तक व्यवस्था संभालने को कहा गया है। उन्हें स्थानीय अधिकारियों का मार्गदर्शन करने और गहन समीक्षा कर पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। बसपा पहुंची राजस्थान हाईकोर्ट। मायावती ने कहा है कांग्रेस और गहलोत को सबक सिखाने की जरूरत। जी हां दोस्तों, राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने भी राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। बसपा ने राजस्थान हाईकोर्ट में 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ याचिका दी है। याचिका बसपा महासचिव सतीश मिश्रा की ओर दाखिल की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका से ठीक एक दिन पहले मंगलवार 28 जुलाई को बसपा सुप्रीम मायावती ने कहा था कि कांग्रेस और CM गहलोत को सबक सिखाने की जरूरत है। बसपा विधायक लखन सिंह, दीपचंद खेड़िया, राजेंद्र सिंह गुढ़ा, वाजिब अली और जोगेंद्र सिंह अवाना, संदीप कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय कराए जाने का मायावती कई बार विरोध कर चुकी हैं। साल 2018 के चुनाव में संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खेड़िया, लखन मीणा, जोगेंद्र अवाना और राजेंद्र गुदा बसपा की टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने पिछले साल 16 सितंबर को कांग्रेस में एक समूह के रूप में विलय के लिए अर्जी दी थी। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने राजस्थान के राजनीतिक संकट के बीच मंगलवार को कहा था कि उनकी पार्टी के विधायकों का असंवैधानिक तरीके से विलय कराने के लिए कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सबक सिखाना जरूरी है और 6 विधायकों के मुद्दे पर बसपा हाईकोर्ट जाएगी। मायावती ने कहा कांग्रेस और गहलोत को सबक सिखाने के लिए बसपा सही समय का इंतजार कर रही थी। मायावती ने एक बयान में कहा, राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बसपा ने कांग्रेस को बिना मांगे समर्थन दिया ताकि सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखा जा सके। मायावती ने कहा गहलोत का कदम संविधान की 10वीं अनुसूची के विरुद्ध है, इसलिए बसपा के विधायकों को व्हिप जारी किया गया है कि वे कांग्रेस सरकार के खिलाफ वोट करें। यह निर्णय कांग्रेस की तरफ से बार बार धोखा दिए जाने के कारण लिया गया। उनके मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस की रहती है या नहीं रहती है, इसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस और अशोक गहलोत की होगी। मायावती ने कहा बसपा इस मामले को लेकर पहले भी अदालत जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस और खासकर अशोक गहलोत को सबक कब सिखाया जा सकता है इसकी हम राह देख रहे थे। अब हमने अदालत में जाने का फैसला किया। करते हैं अगली खबर की तरफ।
अयोध्या भूमि पूजन में शामिल होने वाले 200 अतिथियों की सूची पर पीएमओ की लगी मुहर। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में शामिल होने वालों की लिस्ट जारी हो गई है। मंदिर की आधारशिला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। ऐसे में भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले 200 मेहमानों की लिस्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुमति मिल गई है। ये लोग होंगे शामिल। कोरोना वायरस के कारण सूची में शामिल लोगों को 50-50 के 4 भागों में बांटा गया है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरसंघचालक मोहन भागवत के साथ 50 साधु संत शामिल होंगे। कार्यक्रम में आने वालों में उद्योगपति रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी का नाम भी शामिल है। ये नेता भी होंगे शामिल। चारों श्रेणियों में बांटी गई इस सूची में 50 साधु संत, 50 नेता, 50 उद्योगपतियों सहित अन्य को शामिल किया गया है। नेताओं की सूची में जिनका नाम है वे हैं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह। अन्य नेता शामिल होंगे। मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान अयोध्या में कई प्रसिद्ध स्थानों पर लोग इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। विशेष रूप से सजाए जाएंगे भगवान राम। 5 अगस्त को मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को लेकर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य होगा। इस दौरान यहाँ कई अन्य आयोजन भी किए जाएंगे। उन्होंने 5 अगस्त के लिए रामलला को लेकर हो रही तैयारियों के बारे में बताया कि उस दिन के लिए विशेष रूप से सजाया जाएगा। रामलला को हरे रंग के वस्त्र पहनाए जाएंगे। उन्होंने इसके पीछे का कारण बताया कि 5 अगस्त के दिन बुधवार है और इस दिन का रंग हरा माना जाता है। विश्व हिंदू परिषद ने की दीप जलाने की अपील। वहीं दूसरी ओर श्री राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर लंबे अरसे तक लड़ाई लड़ने वाले विश्व हिंदू परिषद ने भले ही कोरोना संकट को देखते हुए अपने कार्यक्रम में बदलाव कर लिया है, लेकिन समारोह को यादगार बनाने के लिए वीएचपी ने लोगों से आह्वान किया है कि वह 5 अगस्त को विशेष रूप से दीप जलाएं और अयोध्या में रहने वाले लोग मंदिर व राम जन्मभूमि पर फूलों की बारिश भी करें। करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार का छात्रों पर बड़ा फैसला। बड़ी बैठक के बाद हुआ ये ऐलान। जी हां दोस्तों, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने छात्रों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब राजस्थान विद्यालय शिक्षा परिषद राजस्थान में पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12वीं तक के एकीकृत विकास के लिए काम करेगी। सरकार ने अब राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के स्थान पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन किया है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है। यह बैठक सरकारी सचिवालय में आयोजित की गई थी। निर्णय उच्च स्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक में मौजूद मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि अब राज्य में प्री प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूली शिक्षा के लिए एक ही संस्था काम करेगी। डोटासरा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना के क्रम में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद और राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में एकीकृत करने के प्रस्ताव को विधिवत मंजूरी दे दी गई है। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के अनुसार अब भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अब परिषद के मौजूदा कानून में संशोधन किया गया है और उसकी जगह प्रस्तावित राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद अधिनियम बनाया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों परिषदों के उद्देश्यों और गतिविधियों को राजस्थान विद्यालय शिक्षा परिषद में मिला दिया गया है। बैठक में मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, सरकारी शिक्षा विभाग मंजू राजपाल, सरकार के सचिव आदिवासी विकास विभाग गायत्री राठौड़, राज्य परियोजना निदेशक बीएल मीणा सहित बड़ी संख्या में अधिकारी उपस्थित थे। करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना। तापमान 3 डिग्री लुढ़का। जी हां दोस्तों, बीते कई दिनों का इंतजार खत्म हुआ। मंगलवार को दोपहर बाद बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश के चलते अधिकतम तापमान में भी 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। बीते कई दिनों से मौसम शुष्क जा रहा था। सोमवार को भी बादल आए, लेकिन बगैर बरसे निकल गए। बारिश की बाढ़ जो रहे लोगों को मायूस होना पड़ा। मंगलवार सुबह से मौसम साफ था, लेकिन दोपहर बाद आसमान पर काले बादल छा गए और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। देर शाम तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। कहीं धीरे तो कहीं तेज बौछारें पड़ी। बलिया में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं गाजीपुर में 60 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई। अन्य जगहों पर भी बौछारें पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की ट्रफ लाइन प्रदेश से होकर गुजर रही थी, जिसके चलते अगले 2-3 दिन में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। बुधवार को आंशिक बदली रहेगी और बीच बीच में बौछारें पड़ने की भी उम्मीद है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। इनमें पश्चिमी यूपी से लेकर बुंदेलखंड और तराई के जिले शामिल हैं। अनुमान के मुताबिक इन जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका बनी हुई है। वेस्ट यूपी के जिन जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है, उनमें मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर है। इसके अलावा तराई के जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, वे है श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। बुंदेलखंड के जिलों के लिए इस सीजन में पहली बार भारी
भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें बांदा, हमीरपुर, झांसी और जालौन, इसके अलावा कानपुर नगर और देहात, औरैया और कन्नौज जिले शामिल हैं। अनुमान के मुताबिक बुधवार 29 जुलाई से ज्यादा बारिश गुरुवार 30 जुलाई को संभव है। 30 जुलाई को इनमें से कुछ जिलों में 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश हो सकती है। 29 जुलाई को वाराणसी, देवरिया, गोरखपुर, मऊ और बलिया में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि इस दौरान इन शहरों में भारी बारिश से जल जमाव की समस्या खड़ी हो सकती है। साथ ही बिजली सप्लाई और यातायात में भी बाधा आ सकती है। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि राजस्थान के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके अलावा मानसून की लाइन अभी हिमालय में है, जिसके जल्द ही नीचे उतरने की संभावना है। इन दोनों कारणों के चलते ही भारी बारिश की संभावना पैदा हुई है। करते हैं अगली खबर की तरफ। एचआरडी का नाम अब शिक्षा मंत्रालय हुआ। नई एजुकेशन पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। साथ ही नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी मिल गई है। यह फैसले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट बैठक में लिए गए। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार इन दोनों फैसलों की जानकारी देगी। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने सिफारिश की थी कि उनका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए, जिसे बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकार कर लिया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था। इस दौरान निशंक ने मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। नई शिक्षा नीति के मसौदे को विभिन्न पक्षकारों की राय के लिए सार्वजनिक किया गया था और मंत्रालय को इस पर 2 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, नीति के मसौदे को मंजूरी मिल गई है। मंत्रालय का पुनः नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है। गौरतलब है कि वर्तमान शिक्षा नीति 1986 में तैयार की गई थी और इसे 1992 में संशोधित किया गया था। नई शिक्षा नीति का विषय 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था। मसौदा तैयार करने वाले विशेषज्ञों ने पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम के नेतृत्व वाली समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर भी विचार किया। इस समिति का गठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने तब किया था जब मंत्रालय का जिम्मा स्मृति ईरानी के पास था।